आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और लोक अदालत। तो इन निम्नलिखित में से जो उपरोक्त दिए गए हैं इनमें कौन सा अभिलेख न्यायालय है? केवल एक, बी ऑप्शन एक और दो दोनों, सी ऑप्शन केवल दो या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन एक और दो, मतलब पहला और दूसरा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत एक अभिलेखी न्यायालय है और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 219 के तहत एक अभिलेखी न्यायालय है। इसलिए इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अभिलेखी न्यायालय का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए या दिए गए निर्णय जो हैं वो सभी अदालतों में मान्य होंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की घोषणा के आधार क्या हैं? युद्ध, आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण, कूट के आधार पर चयनित करना है कि इनमें कौन सा सही है। केवल एक, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक दो तीन। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है सी ऑप्शन, एक और तीन, पहला और तीसरा। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के ठीक है वो तीन कारण बताए गए थे, युद्ध, आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ रिप्लेस कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया। तो आंतरिक अशांति के आधार पर अब आपातकाल की घोषणा नहीं होती। ठीक है। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की शक्ति है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, संसद। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 में कहा गया है कि संसद को कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं दी गई। अगला प्रश्न है कि यदि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? पहला है कि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए या अस्वीकार करते हुए विधेयक पारित कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को भेज सकती है और राष्ट्रपति विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है ए ऑप्शन, कि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए या अस्वीकार करते हुए उसे पारित कर सकती है। अनुच्छेद 109 का भाग दूसरे में कहा गया है कि धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा इसे प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस कर सकती है। इसे लोकसभा या तो स्वीकार कर सकती है या राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को अस्वीकार कर सकती है। ठीक है। और राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक पर संशोधन करने पर लोकसभा के पास विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है और धन विधेयक के लिए किसी भी संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को भेज सकती है, यह भी सही नहीं है, और लोकसभा विधेयक पर विचार आगे नहीं कर सकती है, यह भी गलत है। इसलिए केवल इसका ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यह संघ स्थापित करता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ियों से बचाए?
ऑप्शन है संसदीय परंपरा, संवैधानिक प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है, जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, संवैधानिक प्रावधान। संविधान में कहा, संविधान के अनुच्छेद 355 में ये कहा गया है कि संघ सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखे, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि की निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, नवीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, पांचवी अनुसूची। तो यह कथन जो है वो पांचवी अनुसूची में दिया गया है। संविधान की पांचवी अनुसूची जो है वो असम, पांचवी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ साथ किसी भी राज्य में रहने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के साथ साथ अनुसूचित जातियों से संबंधित है। इसी अनुसूची में प्रावधान है कि आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक वाद है समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997 में स्पष्ट किया है कि खनन के लिए आदिवासी भूमि को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करना असंवैधानिक है और इसे शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है। जबकि छठी अनुसूची में केवल मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम के राज्यों से संबंधित ही प्रावधान है। ठीक है, तो सही जो आंसर है। और तीसरी अनुसूची जो है वो कहती है शपथ का वर्णन है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्यों की शपथ का वर्णन है। और नवीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार संबंधित है और 12वीं अनुसूची जो है वो नगरीय निकायों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख भारत की तीसरी अनुसूची में नहीं है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और डी ऑप्शन राज्य विधानसभा के सदस्य। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है, इसलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों की शपथ का प्रावधान जो है वो अनुसूची 3 में नहीं है। और इन तीनों को छोड़कर जितने सारे संवैधानिक पद हैं उनका सबका शपथ का वर्णन जो है वो अनुसूची 3 में है। राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद 60 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति का 69 में दिया गया है और राज्यपाल की शपथ जो है 159 में दी गई। अगला प्रश्न है, राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार या भुगतान किसकी सहमति से स्वीकार कर सकता है? ऑप्शन है भारत सरकार, विदेशी मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति और भारत के महावाणिज्य दूतावास। तो जो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 18(4) ये कहता है कि राज्य के अधीन लाभ के पद के आसीन कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को बीमारी, विकलांगता के मामलों में शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 46? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 41। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी रूपों में न्याय को समाहित करता है? ऑप्शन है 38, 39, 39A या फिर 45। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 जो है
वो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए लोक कल्याण का बढ़ावा देने का प्रयास संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 38 जो है वो संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 38 जो है वो राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था बनाएगा, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 45 में सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। ठीक है, तो ऐसे कई निर्देश जो है राज्य को संविधान की तरफ से दिए गए। अगला प्रश्न है, भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? शहरी स्थानीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, शहरी स्थानीय निकाय। ऐसा इसलिए है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत के चुनाव के संचालन, उनके अधीक्षण, उनके निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 में। और यह आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव का संचालन करता है। स्थानीय चुनाव का जो है निकाय है, उनके चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग किया जाता है और जो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित है, और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 243 के में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई लोकसभा और राज्य विधानसभा के गठन के लिए चुनावों को अधिसूचित करता है? पहला है भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा है दोनों मामलों में भारत का निर्वाचन आयोग, सी ऑप्शन है क्रमशः भारत राष्ट्रपति और राज्यपाल, और चौथा है दोनों मामलों में राष्ट्रपति। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति और राज्यपाल। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत लोकसभा चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा धारा 5 के अंतर्गत और राज्य विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सूचीबद्ध अधिकारों को किन आधारों पर प्रतिबंध किया जा सकता है? लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता। तो कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है कि केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। ठीक है, और जो रोक ये प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार है, संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी या फिर मौलिक? तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है ए ऑप्शन। ठीक है, संवैधानिक अधिकार। उच्चतम न्यायालय में जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 में और राजबाला बनाम हरियाणा राज्य 2016 और 2 वाद हुए हैं, एक जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 में और राजबाला बनाम हरियाणा राज्य 2016 में। एससी ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही सामान्य कानूनी अधिकार है। यह एक कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार है और संविधान में भाग 9 के अंतर्गत जोड़े जाने के पंचायत में किसी पद के चुनाव लड़ने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार कहा जा सकता है। ठीक है, और चुनाव लड़ने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लेकिन संविधान में 9 में जोड़े जाने के मद्देनजर पंचायत में किसी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन कहा जा सकता है, लेकिन न्यायालय ने इसे कानून के द्वारा दिया गया अधिकार माना है, ना कि संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडलीय समितियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल के अध्यक्ष या राज्य के मुख्य सचिव? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिमंडल विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है और इन्हें मंत्रिमंडलीय समिति कहा जाता है और इनकी नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्हताओं के बारे में विचार कीजिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए
वह उस राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जिससे जहां नियुक्त होना है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान में उपयुक्त कितनी अर्हताओं यानी योग्यताओं का प्रावधान किया गया है? केवल एक, केवल दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, केवल एक। राज्य के राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 157 में दिया गया है। और राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए दो संवैधानिक योग्यताएं तय की गई। पहली है कि वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि दक्षिणापथ मार्ग बंदरगाह शहर ताम्रलिप्त से अर्कामेड़ तक फैला हुआ है और सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था। तो इनमें कौन से कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि दक्षिणापथ मार्ग जो है वो हिमालय की तलहटी में स्थित श्रावस्ती से शुरू होकर वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, उज्जैन से होते हुए प्रतिष्ठान तक आता है। इसके बाद यह मार्ग चोल, चेर, पांड्य के तमिल देशों के संपर्क में था। इस मार्ग के पश्चिमी तट पर बंदरगाहों से भी संपर्क था, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि यह ताम्रलिप्त से अर्कामेड़ तक फैलने का कोई विवरण सही नहीं है। दक्षिणापथ का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। सातवाहन शासकों को अक्सर पश्चिमी क्षेत्र पर उनके नियंत्रण के कारण ही दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में कहा जाता है। सातवाहन शासकों को, जिसमें भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापार मार्ग शामिल हैं, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है और पहला जो है गलत है। आज का आखिरी प्रश्न है कि पांड्य साम्राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था, जिसने कहा था उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। उनकी राजधानी क्या है? तंजावुर, उदयपुर, मदुरै या फिर कावेरीपट्टनम। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, मदुरै। पांड्य साम्राज्य प्राचीन तमिल राज्यों में से एक था जो अपने धन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, विशेष रूप से मोतियों के व्यापार के लिए, जैसा कि मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने कहा है। पांड्यों की प्रमुखता के दौरान उनकी राजधानी मदुरै थी, जो अपने सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थी। यह प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता था और तमिल साहित्य और व्यापार के केंद्र के रूप में कार्य करता था। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।